निरंतर अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए गौतम संस्कृत एजुकेशन और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गत वीडियो में हमने चर्चा की थी अव्यय विभाव की। आज हम चर्चा करने वाले हैं तत्पुरुष समास की। सर्वप्रथम तो समझेंगे हम तत्पुरुष होता क्या है। देखिए, इसका जो सूत्र है वह है प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः तृतीय। कि प्राय जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास है, और ये तीसरे नंबर का समास है। प्रथम नंबर का समास है प्रथम समास केवलम समास, द्वितीय समास अव्यय भाव समास और तृतीय समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कैसे होता है ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आप समझेंगे। जैसे किसी को ये कहा है कि गंगा जलम आनय, कि गंगा जल लेकर के आओ, तो वह गंगा जल, इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा गंगा का जल, यानी कि गंगा यह जलम। तो वह गंगा को नहीं लेके आएगा, गंगा के जल को लेके आएगा। यहाँ पे जो जल है यह उत्तर पद है और गंगा जो है ये पूर्व पद है। यहाँ पे जल की प्रधानता है, गंगा जल मंगवाया जाए किसी से तो वह जल लेके आएगा, जल की प्रधानता है और जल उत्तर पद है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो वह तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए तत्पुरुष के भेदों की बात करें तो तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, एक समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्याधिकरण तत्पुरुष। इसके दो भेद हैं, एक तो व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिए व्याधिकरण से मतलब है वी प्लस अधिकरण, यानी कि दोनों में भिन्न भिन्न अधिकरण हो तो वह व्याधिकरण तत्पुरुष है। समानाधिकरण से मतलब है दोनों में समान अधिकरण यानी समान विभक्तियां हो तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष है। अब पहले व्याधिकरण की चर्चा करते हैं, बाद में समानाधिकरण की करेंगे। व्याधिकरण का अर्थ होता है दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां और उत्तर पद प्रधान हो तो वह व्याधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। व्याधिकरण तत्पुरुष 7 प्रकार का होता है। पहला विभक्ति तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, कुगति आदि तत्पुरुष और नय तत्पुरुष। इसके अलावा उपपद तत्पुरुष एवं अन्य पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इस प्रकार से इसके 7 भेद है, 7 प्रकार का होता है यह, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ये उत्तर पद प्रधान होता है। अब बात करें तत्पुरुष की, तो तत्पुरुष जो है इसमें दोनों समास है। यह खुद एक समास पद है, तत्पुरुष है, इसमें दोनों समास है। देखिए इसके दो समास विग्रह हो गए, एक तो होगा सह पुरुष है, दूसरा होगा तस्य पुरुष है। सह पुरुष है, यहाँ पे दोनों पदों में प्रथम विभक्ति है, सह में प्रथम विभक्ति है, पुरुष में भी प्रथम विभक्ति है, तो यह समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है, यानी कि कर्मधारय का उदाहरण है। वह पुरुष की विशेषता बता रहा है कि वह पुरुष, तो यह कर्मधारय का उदाहरण है या समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। बात की जाए इसकी तस्य पुरुष है, तो दोनों पदों में भिन्न भिन्न उदाहरण ये विभक्तियां हैं, लेकिन प्रधानता दोनों उदाहरणों में पुरुष की ही है, तो इसलिए इसमें व्याधिकरण तत्पुरुष होगा, ऊपर वाले में समानाधिकरण तत्पुरुष होगा। तो यह खुद एक स्वयं एक समास पद है जिसमें दोनों ही समास विग्रह हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम व्याधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति तत्पुरुष की, क्योंकि हमारे सिलेबस में विभक्ति तत्पुरुष ही है, तो जो जो हमारे सिलेबस में है वही पढ़ाया जाएगा। व्याधिकरण तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष की बात करें, जैसे कि इसका अर्थ ये है कि इसमें दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां रहती हैं। पूर्व पद में द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक रहती है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक रहती है यहाँ पे पूर्व पद में।
उत्तर पद में प्राय प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां हैं, इसलिए यह विभक्ति तत्पुरुष कहलाता है। जैसे कि एक इसी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं तत्पुरुष का, जैसे कि तम पुरुष है द्वितीय तत्पुरुष, या तम पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति है तो ये द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। तेन पुरुष है, यहाँ पे तेन में तृतीय है तो तृतीय तत्पुरुष कहलाएगा। तस्मै पुरुष है, यहाँ पे तस्मै में चतुर्थी विभक्ति है तो ये चतुर्थी तत्पुरुष कहलाएगा। तस्मात् पुरुष है पंचमी तत्पुरुष, तस्य पुरुष है षष्ठी तत्पुरुष, तस्मिन् पुरुष है सप्तमी तत्पुरुष। तो इस प्रकार से पूर्व पद में जो विभक्ति रहती है उसके आधार पर इसका नामकरण होता है। उत्तर पद में प्राय प्रथमा का ही प्रयोग होता है, वाक्य में अन्य विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है समस्त पद में, लेकिन प्राय है प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है इसमें। अब बात करते हैं इसके लिंग की, तो समस्त पद का जो लिंग होता है वह प्राय उत्तर पद से मापा जाता है, यानी उत्तर पद के में जो लिंग होगा वही समस्त पद का लिंग होगा। इसके पीछे में एक सूत्र है, पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर्वत लिंग होता है, यानी कि पश्चातवर्ती उत्तर पद का जो लिंग होता है उसके अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। अब हम ज्यादा समय न गवाते हुए इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं, व्याकरण तत्पुरुष के एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्वितीय तत्पुरुष की। द्वितीय तत्पुरुष यानी कि जिस समास में पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा उत्तर पद में प्रथमा हो, वह द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। द्वितीय तत्पुरुष किन भावों में होता है यह, जिनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि स्त्रित है, अतीत है, पतित है, अत्यस्त है, आपन्न है, प्राप्त है। इन पदों के अंतर्गत, इन पदों के मध्य यह समास होता है द्वितीय तत्पुरुष समास। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सबसे पहले समस्त पद, फिर समास विग्रह। जैसे कृष्णम श्रित है, यह होगा कृष्णाश्रित। कृष्ण आश्रित यानी कृष्ण पर आश्रित या कृष्ण के सहारे, उत्तर पर प्रधान है ये। कृष्ण के सहारे जो है वह व्यक्ति कृष्णाश्रित है, उसे कहेंगे हम कृष्णाश्रित। ये है तो यहाँ पे जो आश्रित है, ये श्रित जो पद है इसकी प्रधानता है, इसका समास विग्रह होगा कृष्णम श्रितः। इसी प्रकार से दुखातीतः यानी कि दुख से पार, दुखम अतीतः। इसी प्रकार से ग्रामागतः, ग्रामगतः सॉरी, इसका होगा ग्रामम गतः, यानी कि गांव को गया है वह ग्रामगत है। ठीक इसी प्रकार से कूपत्यस्त यानी कि कुएं से पार, कूपम अत्यस्त, कुएं से जो पार है वह। संकटापन्नम, संकटापन्न है यानी कि जो संकट में गिरा हुआ है उसे हम कहेंगे संकटम आपन्न है। सुख प्राप्त है, जो सुख को प्राप्त हुआ है वह सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है। तो यह इन पदों के मध्य समास होता है। श्रित है, अतीत है, गत है, प्राप्त है, आपन्न है, अत्यस्त है। इन पदों के मध्य समास होता है तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति, उत्तर पद में प्रथम विभक्ति, तो यह द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे कृष्णम श्रित है यानी कि कृष्णाश्रित, दुखम अतीत है यानी कि दुख से पार है जो व्यक्ति वह दुखातीत है, अतीत की प्रधानता है। ग्रामम गत है, जो व्यक्ति गांव को गया है वह ग्रामगत है, उसे हम कहेंगे ग्रामगत है, यह ग्रामगत है। प्रधानता गत है यानी कि जो व्यक्ति गया है उसकी प्रधानता है यहाँ पे। कूपम अत्यस्त यानी कि कुएं से पार, जो कुएं से पार है उसकी प्रधानता है यहाँ पे। इसी प्रकार से कूप पतित हो जाएगा, कूपम पतित है, कूपम पतित है, इसे कहें हम कहेंगे कूप पतित यानी कि कुएं में गिरा हुआ।
तो कुएं में जो व्यक्ति गिरा हुआ है उसकी प्रधानता यहाँ पे पतित की प्रधानता है। एक बात ध्यान रखना, पतित शब्द में दोनों समास होते हैं, अपादान तत्पुरुष भी होता है इसमें और ये द्वितीय तत्पुरुष भी होता है। यदि अलग हो रहा है, अलग होने का भाव है ध्रुवम अपाय अपादानम, तो अलग होने के भाव में अपादान तत्पुरुष होता है और यहाँ पे कर्म हो रहा है, कोई के अंदर गिर रहा है तो द्वितीय तत्पुरुष आएगा। वृक्ष से गिर रहा है तो वृक्ष पतित, तो यहाँ पे अपदान तत्पुरुष, वृक्षात पतित, यहाँ पे अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें बहुव्रीहि समास भी होता है वृक्ष पतित में, यदि पर्णम की ओर ये इशारा कर रहा है, पत्तों की ओर, क्योंकि वृक्ष पतित किसे कहेंगे हम? पत्तों को, फूलों को, फलों को, जो कि अन्य पद हो जाता है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास का भी एग्जाम्पल है ये। तो अब बात करते हैं हम तृतीय तत्पुरुष की। तृतीय तत्पुरुष अर्थात जिस समास में पूर्व पद में तृतीय विभक्ति और उत्तर पद में प्रथम विभक्ति हो और उत्तर पद की प्रधानता हो तो उसे हम कहेंगे तृतीय तत्पुरुष। निम्न पदों के अर्थ में होता है ये, इसका एक सूत्र भी है, तत्कृतेन गुणवचनेन, तत्कृत यानी उसके द्वारा संपन्न किए गए अर्थ में यह होता है। अब देखिए जैसे शंकुलिया खंड, शंकुलिया खंड यानी कि सरोते के द्वारा किया गया टुकड़ा, टुकड़े की प्रधानता है, हम उस टुकड़े को कहेंगे शंकुला खंड। तो यहाँ पे उस टुकड़े की प्रधानता, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। पूर्व पद में तृतीय है तो यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार से जैसे हरिणा त्रात है, अर्थात हरि के द्वारा रक्षित, उसे हम कहेंगे हरि त्रात है, तो रक्षित जो पुरुष है उसकी प्रधानता है। इसी प्रकार से कुंकुमेन शोणः, कुमकुम शोण। ठीक इसी प्रकार से धान्य अर्थ है धान्यार्थ होगा इसका, विद्या अर्थ है विद्यार्थ होगा इसका, दंडेन खंड है, दंड खंड होगा इसका, यानी कि दंड से द्वारा किया गया टुकड़ा। तो जिन पदों में तृतीय विभक्ति पूर्व पद में हो, उत्तर पद में प्रथमा हो तथा तृतीय विभक्ति पद की ही प्रधानता, ये उत्तर पद में जो पद है उसकी प्रधानता हो तो वह कहलाएगा तृतीय तत्पुरुष। बात करते हैं आप चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास की, चतुर्थी तत्पुरुष समास की। जिस समास में पूर्व पद में चतुर्थी और उत्तर पद में प्रथमा हो उसे हम कहेंगे चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसे हम संप्रदान तत्पुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। यह हित सुख आदि पदों के साथ इसका समास होता है, जैसे कि गोप्य हितम, इनकी गायों के हित के लिए गोहितम कहेंगे उसे, गोहितम। इसी प्रकार से गोप्य है सुखम, गो सुखम, भूतेभ्य बलि, भूत के लिए बलि यानी कि प्राणियों के लिए बलि, उसे हम कहेंगे भूत बलि। ठीक इसी प्रकार से दानाय पात्रम, अर्थात दान पात्र, दान के लिए जो पात्र है वह दान पात्र है, पात्र की प्रधानता इसमें, इसलिए तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से द्विजाय इदम, इसे हम कहेंगे द्विजार्थम, वस्त्र को कह सकते हैं द्विजाय इदम।
यवागु को कह सकते हैं। इयम द्विजा इयम कहेंगे, द्विजार्था यानी कि यवागु, और द्विजा इदम यानी कि वस्त्रम द्विजार्थम। तो इन पदों के साथ में यह चतुर्थी अंत वाले पदों का समास होता है, इसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। पूर्व पद में यदि चतुर्थी भक्ति और उत्तर पद में प्रथमा हो तो वह चतुर्थी तत्पुरुष कहलाएगा। अब हम बात करते हैं पंचमी तत्पुरुष की। पंचमी तत्पुरुष यानी कि अपादान तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में पंचमी भक्ति हो उसे हम कहेंगे पंचमी तत्पुरुष। कहते हैं पंचमी तत्पुरुष की, इसका एक सूत्र है पंचमी भयेन, यानी कि भयार्थ जो शब्द है पंचमी अंत वाले शब्दों का उनके साथ में समास होता है। जैसे सिंगार भीति, इसको कहेंगे सिंह भीति, यानी शेर से डरा हुआ, जो शेर से डरा हुआ है वह सिंह भीति है। ठीक इसी प्रकार से चौराग भयम, उसे हम कहेंगे चौर भयम। दूर अंतिक नहीं, स्तोक यानी अल्प, अंतिक यानी समीप, कृष्ण आदि शब्दों के साथ भी इसका समास होता है। आगत है, मुक्त आदि शब्दों के साथ में इसका समास होता है। उनके भी उदाहरण की चर्चा करते हैं हम। पतित है, जैसे कि अश्वात पतित है, घोड़े से गिरा हुआ, उसको यह कहलाएगा अश्वपतित। और पंचमी तत्पुरुष समास इसमें। अल्पात मुक्त है, वह कहलाएगा अल्पान मुक्त है। पंचमी तत्पुरुष समास इसी प्रकार से ग्रामात आगत है, ग्रामागत। अब बात करते हैं षष्ठी तत्पुरुष की, यानी कि पूर्व पद में षष्ठी भक्ति और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति हुई तो षष्ठी तत्पुरुष कहलाता है वह। उसके एग्जाम्पल देखते हैं। बात करते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास की। इसका सूत्र है षष्ठ्यंतम समर्थेन सहवा समस्यते, यानी षष्ठ्यंत वाले शब्द का समर्थ आदि शब्दों के साथ में समास होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे देवानाम लोक है, देवलोक कहलाएगा, देवताओं का लोक देवलोक है। मन सह विकार है, मनोविकार। तपस है वनम, तपोवनम। रामस्य पुत्र है, राम पुत्र है। विद्या आलय विद्यालय। सताम संगति ही, सतसंगति हो गई है। इस प्रकार से पूर्व पद में षष्ठी भक्ति और उत्तर पद में प्रथमा हो तो षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है वह। आगे हम चर्चा करते हैं सप्तमी तत्पुरुष की, यानी तत्पुरुष के पूर्व पद में यदि सप्तमी भक्ति हुई और उत्तर पद में प्रथमा तो वह सप्तमी तत्पुरुष कहलाएगा। इसका सूत्र है सप्तमी शोंड है, यानी कि सप्तमी पदों का सोंड आदि पदों के साथ में समास होता है। सोंड आदि पद जैसे कि धूर्त है, चपल है, चतुर है, व्यस्त है, व्यग्र है, निपुण है, कुशल है, मग्न है, दक्ष है आदि पदों के साथ में समास होता है तो वह सप्तमी अधिकरण समास कहलाता है या सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। जैसे व्याकरणे निपुण है, इसे हम कहेंगे व्याकरण निपुण। अक्षेषु सोंड है, यानी कि
अक्षी साउंड, पासे फेंकने में चतुर या जुए खेलने में चतुर, उसे अक्षी साउंड कहें। जले मग्न है यानी कि जल में डूबा हुआ, उसे जलमग्न कहेंगे। धावने प्रवीण है यानी कि धावन प्रवीण, दौड़ने में निपुण। भाषायाम दक्ष है, भाषा में दक्ष है, उसे हम कहेंगे भाषा दक्ष। तो इस प्रकार से सौंड, निपुण, व्यग्र, व्यस्त आदि पदों के साथ में जो सुबंत का सप्तमी अंत पद वालों का समास हो तो है सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है। अब इसी साथ में हमारा जो ये सप्तमी तत्पुरुष का टॉपिक ये समाप्त होता है और व्याधिकरण में जो विभक्ति तत्पुरुष का प्रकरण है वह भी समाप्त होता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं नए तत्पुरुष की। नए तत्पुरुष अर्थात नए पद का समर्थ पद के साथ समास हो जाता है, वह नए तत्पुरुष कहलाता है। यह विपरीतार्थ यानी विपरीत अर्थ में बदल देता है, जैसे कि नए ब्राह्मण, उसे जो ब्राह्मण नहीं उसे हम कहेंगे अब्राह्मण, तो विपरीत विलोम पद बना देता है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए नए तत्पुरुष में न का लोप हो जाता है, न लोपे, न लोपो, न सूत्र से, और इसका बचता है केवल ए। इस न का लोप होगा अलंतम सूत्र से, केवल इस न का ए बचेगा। अब यहां पे ए के सामने एक सूत्र आता है तस्मात् नुड अचि। ए के सामने यदि कोई ए आए, कोई भी स्वर आए, ए आदि स्वर आए, तो यहाँ पे नुट का आगम होता है। नुट का आगम होगा तो टे का लोप हो जाएगा और उ का भी लोप हो जाता है उपदेशीय अनुनासिक से इस सूत्र से। अब यह हो जाता है अन। तो यदि न के आगे कोई स्वर आए तो जब हम समास पद बनाते हैं तो अन हो जाएगा न के स्थान पर, और कोई व्यंजन आएगा तो न के स्थान पर ए हो जाता है, न के स्थान पर ए हो जाता है, क्योंकि न का ए ही शेष रहता है। कई उदाहरणों में न का न ही शेष रहता है, ए में नहीं बदलता, वो उदाहरण भी देखते हैं हम। चलिए अब इसके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि न ब्राह्मण है, उसे हम कहेंगे अब्राह्मण। न के सामने व्यंजन है तो ए ही शेष रहेगा इसका। न सत्यम, उसे हम कहेंगे असत्यम। यहां पे भी व्यंजन है न के सामने तो ए ही शेष रहेगा। न अश्वम, यहाँ पे न के सामने स्वर शेष है तो अन शेष रहेगा इसका, और यह हो जाएगा अनश्वम। इसी प्रकार से न आगत्यम, और यह हो जाता है अनागत्य। अन शेष रहेगा यहाँ पे भी। कुछ पद ऐसे हैं जहां पे न का न ही शेष रहता है, लोप नहीं होता, जैसे कि न कुलम इति अश्य, इसका कोई कुल नहीं, उसे हम कहेंगे नकुल। इसी प्रकार से न स्त्री न पुमान, जो ना तो स्त्री है न पुमान पुरुष है, उसे हम कहेंगे नपुंसक। तो कुछ ही पद ऐसे हैं जिनमें न का नहीं शेष रहता है, बाकी में अगर न के सामने स्वर आएगा तो अनशेष रहेगा, व्यंजन आएगा तो न ही शेष रहे, ए शेष रहेगा। इस प्रकार से हमारा ये नए तत्पुरुष का समास भी समाप्त होता है, और व्याधिकरण तत्पुरुष का जो टॉपिक है उसे भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम कर्मधारय समास यानी समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय समास एवं द्विगु समास के लिए। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, अपडेट रहिए। धन्यवाद।